शहर के कई बुद्धिजीवी मेरे पास आए और वो हमसे बोले कि भैया आपके जैसे लोगों को वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि हम अखबार से कलम से लिख करके शायद भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पा रहे हैं। सवाल था कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास था तो मेयर का चुनाव क्यों नहीं लड़े। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कई प्रत्याशी चाहे वार्ड के हों, मेयर के हों, डिप्टी मेयर के हों, चुन करके आते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। कि जब महिला सीट हुआ तो बहुत सारी महिलाएं आ गई चुनाव लड़ाई में, लेकिन वो भी प्रोजेक्शन हो रहा है तो पुरुषों के चेहरे का हो रहा है, पीछे महिलाएं रह रही हैं। चुनाव मनोरथों का जंग है। इसमें मनोरथ जनता का भी होता है और जो प्रत्याशी लड़ रहे होते हैं उनका भी मनोरथ होता है। कुछ ऑफ कैमरा मनोरथ होता है तो कुछ ऑन कैमरा मनोरथ होता है। अब क्या कुछ मनोरथ लेकर के विभिन्न प्रत्याशी अभी अब देख रहे हैं सासाराम नगर निकाय के चुनाव में आए हुए हैं। सभी के मनोरथों से रूबरू आपको करा चुके हैं। अभी हमारे साथ विनोद तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि वंदना तिवारी जी ने डिप्टी मेयर का जो है नामांकन कर लिया है 21 तारीख को। अब बात ये करते हैं कि क्या कुछ मनोरथ यहाँ बन पाता है, किन मनोरथों के साथ इस बार डिप्टी मेयर के लिए विनोद तिवारी जी की पत्नी जो है नामांकन कराई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम मनोरथ का बात कर रहे थे सर, किन मनोरथों को लेकर के चुनाव में आ रहे हैं आप लोग? पहले नंबर तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 22 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। और मैं पत्रकारिता को सेवा के रूप में कभी किया हूँ, मैं उसको अपना कभी प्रोफेशन समझ के नहीं किया हूँ। जी। और 22 वर्षों से मैं यह सेवा करते आ रहा हूँ। उसी सेवा भावना से मैंने अपने पत्नी को उप मुख्य पार्षद डिप्टी मेयर के पद पर नामांकन कराया है। क्योंकि शहर के लोगों का, हर समाज के लोगों का मेरे पास आकर के कहना, मेरे ऊपर दबाव बनाना कि भैया आपके जैसे लोगों को वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जिसके लिए हम आगे आए। बिल्कुल। तो हम सोचे थे कि इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से करें कि हमारे साथ एक पत्रकार हैं और हम एक पत्रकार का इंटरव्यू करेंगे, लेकिन चूंकि अब आप प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, एक नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं, इसलिए हम शुरुआत यहाँ से नहीं कर पाए। लेकिन अब हम इंटरव्यू के बीच में हैं तो ये जरूर कह सकते हैं कि हम एक पत्रकार का इंटरव्यू लेना है। सर, ये एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, शहर में आपका नाम एक नेता के रूप में बाद में लिया जाता है, पहले एक पत्रकार के रूप में लिया जाता है कि आप एक साहसिक पत्रकारिता करते हैं। तो सर ये बताइए कि क्या पत्रकारिता के द्वारा ये जो जितनी भी समस्याएं हैं वो समाप्त किया जा सकता था या फिर नहीं? यदि किया जा सकता था तो ये नेतृत्व करना या फिर ये नेता वाले फील्ड में आप आना क्यों चाहे? पत्रकारिता मैं कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, और यदि जनता के समर्थन से हमारी पत्नी डिप्टी मेयर बनी तो भी मैं पत्रकारिता करता रहूँगा जी। पत्रकारिता मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कलम से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया है और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन चूंकि मैं आपको बताया कि शहर के कई बुद्धिजीवी मेरे पास आए और वो हमसे बोले कि भैया आपके जैसे लोगों को वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि हम अखबार से कलम से लिख करके शायद भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पा रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई पिछले 10 वर्ष से लड़ रहा हूँ नगर निगम में जी। इस दौरान कई घोटाले का उद्भेदन मैंने कराया, कई लोगों पर एफआईआर हुआ, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। जी। उसके बावजूद वहाँ का भ्रष्टाचार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि भैया आप मेयर का चुनाव लड़िए। मैं बोला, चूँकि आप एक चीज़ जान लीजिए, पहले नंबर कि मैं पत्रकारिता आज तक कभी पैसा के लिए नहीं किया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बैनर में 22 वर्ष तक हूँ, जबकि कई बैनर से मुझे ऑफर मिला, कई अच्छे अच्छे पैकेज मिले। मैं बोला कि मैं पैसा के लिए अपना बैनर नहीं चेंज करूँगा और ना ही पैसा के लिए मैं अपना सिद्धांत चेंज कर सकता हूँ। इसलिए लोग आए कहे कि भैया आपके जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि आप मेयर का लड़िए। मैं बोला कि यदि मैं मेयर का चुनाव लड़ता हूँ तो लोग यही कहेगा कि भैया भी पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए मैं
डिप्टी मेयर सिलेक्शन किया, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठ करके भी मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता हूँ। जी, तो ये मेरा अगला सवाल था जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। मेरा यही अगला सवाल था कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास था तो मेयर का चुनाव क्यों नहीं लड़े, तो आपने तो पहले ही जवाब दे दिया। अब अगली कड़ी में मैं चलूँगा, किस तरह का जो आप विकास करना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि सासाराम जो नगर निगम नया नगर निगम बना, इसको जिस तरह से ढाला जाएगा उस तरह से ढल सकता है। और चूंकि आप लोग यदि बन जाते हैं यहाँ के मेयर और उप मेयर, तो आप लोगों के ऊपर सबसे पहले जिम्मेवारी आएगी कि आप लोग किस तरह से यहाँ पे जो है वो स्तर सेट करते हैं, का स्तर सेट किया जा सकता है, एक नींव रखा जाता है। तो किस प्रकार का विकास का नींव आप लोगों के मन में चल रहा है अभी? मेरे मन में तो सबसे पहले है कि सासाराम नगर निगम बना है, इसमें कुल 71 गांव शामिल हुआ है शहर में। जो 71 गांव शामिल हुआ है, उन गांवों में जा कर के आप देखिएगा तो आज भी नहीं लग रहा है कि वो शहर में है। तो पहले मेरा जो पहला प्लान है, जो शहर में शामिल किया है गया है गांव, उन गांवों का शहरीकरण करना। उन गांवों में नगर निगम की गाड़ियों को सुबह देखना, मजदूरों को सफाई करते हुए देखना, झाड़ू लगाते हुए देखना, नाली साफ करते हुए देखना, ये मेरा पहला विजन है। उसके बाद मैं नगर निगम का एक मास्टर प्लान स्वयं तैयार किया हूँ। मैंने उसको एक मीटिंग में मैंने दिया भी था अधिकारी को, मैंने ऊपर में भी दिया है। उस मास्टर प्लान को लागू कराना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। किस तरह का मास्टर प्लान है? कुछ मास्टर प्लान में है, जैसे उस मास्टर प्लान में है शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाना। जो शहर में जगह जगह कूड़ा का अंबार लगा रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर कूड़ा उठता है, कूड़ा सड़ते रहता है, उससे बीमारी फैलती है। या हमारे नगर निगम क्षेत्र में आज तक कूड़ा डंपिंग करने का कोई जगह नहीं है। वो उन सारे चीज़ों को मैंने अपने मास्टर प्लान में शामिल किया है। और हम आगे चलेंगे और एक थोड़ा सा सवाल इन चीज़ों से हट के करेंगे। चुनाव का माहौल है शहर में, आप भी देख रहे हैं, और चूंकि आप पत्रकारिता करते हैं तो ये जानते हैं कि किन किन प्रकार से चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। तो पत्रकारिता से आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि ये जो मेयर और उप मेयर का चुनाव है, ये क्या स्वच्छ रूप में हो पाएगा, या फिर जो स्वच्छ नियति के साथ जो लोग ऑन कैमरा ये कहते हैं कि हम बहुत स्वच्छ नियति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये देखने को ग्राउंड स्तर पे मिलेगा? क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या ग्राउंड स्तर पे ऐसी लोगों की मंशा है जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी, कि स्वच्छता से लड़ें, स्वच्छ नियत से लड़े जाए चुनाव? मैं तो बिल्कुल स्वच्छ नियत से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन देखिए, चुनाव लड़ने वालों से अधिक निर्भर करता है वोट करने वालों पर। यदि वोट करने वाले अपने स्वच्छ मन से स्वच्छ लोगों को चुनेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव स्वच्छ होगा। लोगों को छोटे छोटे लुभावना में या छोटे छोटे लालचों में न पड़ करके, यदि अपने भविष्य को देख करके और स्वच्छ लोगों को चुने और किसी लोभ लालच में न जाए, तो निश्चित रूप से यह चुनाव स्वच्छ होगा। बिल्कुल, हम भी यही अपील करेंगे कि स्वच्छता में ही देवत्व है। स्वच्छता जमीनी स्तर पे फिजिकल स्वच्छता की बात नहीं होती है, वो स्वच्छता चुनाव में, लोकतांत्रिक त्योहारों में भी नजर आनी चाहिए। सर, एक मेरा सवाल होगा आपसे कि चूंकि आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों को मतलब कि बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं आपसे। सर, एक सवाल सब कुछ से हट के हम करना चाहेंगे आपसे कि जब महिला सीट हुआ तो बहुत सारी महिलाएं आ गई चुनाव लड़ाई में, लेकिन वो भी प्रोजेक्शन हो रहा है तो पुरुषों के चेहरे का हो रहा है, पीछे महिलाएं रह रही हैं। और जो सवाल हैं, सवाल जवाब अभी भी हम आप ही से कर रहे हैं। मैम हमारे साथ अभी नहीं है, हो सकता है आगे हम मैम का भी इंटरव्यू करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो सर, ये कितना सही है कि पुरुषों के चेहरे पे ये जो महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव, हम देख रहे हैं बहुत सारे नामांकन हो रहे हैं जिनमें पुरुष जा रहे हैं अपने आप को कि हम आगे हैं, भले ही ये लड़ रही हैं चुनाव। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो कि लोकल बॉडी के चुनाव में जी, महिलाओं को जितना प्रतिशत आरक्षण सरकार द्वारा दिया गया है, उतना प्रतिशत महिलाएं पहले से तैयार नहीं हैं कि उनको राजनीति में लाया जा सके। तो उनको, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए ये सारा, मैंने जैसे हमारी पत्नी एक कामकाजी महिला थी, पढ़ी लिखी महिला है, वो हिंदी से ऑनर्स की हुई है,
वो टीचर भी बनना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने बोला कि नहीं, बच्चों का परवरिश करना है, इसलिए आप घर का कामकाज देखिए, घर का कामकाज देखिए। यदि मैंने हम हो, आप हो, या समाज में कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं को आगे निकालने के लिए हम लोगों को ही आगे करना पड़ेगा। हम लोग आगे उनको करेंगे, इसके बाद वो स्वतः अपना कमान संभाल लेंगे। पूर्व से, पहले से जिस तरह से एकाएक आरक्षण दे दिया गया, उस तरह से फील्ड यहाँ तैयार नहीं है महिलाओं के लिए, और ना ही किसी घर में महिला नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है कि वो जाएं, आप उनको अकेले छोड़ दें और वो जा करके राजनीति कर लें, वैसा नहीं है। तो ये जो आरक्षण महिलाओं के लिए मिला है, वो महिलाओं का ही एक तरह से ये फील्ड तैयार किया जा रहा है। आगे से महिला अपना कमान संभालेंगे। बिल्कुल। तो और भी सर बातें करेंगे, कितना प्रोबेबिलिटी लग रही है, अंतिम और चलते चलते सीधा सवाल, कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि 10 लोगों ने लगभग नामांकन किया है और भी लोग नामांकन कर सकते हैं, अचानक कई चेहरे सामने आ रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वंदना तिवारी जी के जीतने की? देखिए, पहले नंबर तो मैं अपने कर्म में लगा हूँ और मैं फल का चिंता नहीं करता हूँ। यदि मैं जनता के सामने जिस चीज़ को लेकर के जा रहा हूँ कि आप एक स्वच्छ छवि को चुनिए, जो स्वच्छ शहर दे सके, नया शहर दे सके और कुछ नया कर सके, जिसके पास विजन हो। आप एक चीज़ जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कई प्रत्याशी चाहे वार्ड के हो, मेयर के हों, डिप्टी मेयर के हों, चुन करके आते हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो जानकारी है, मैंने अपने पत्नी को भी वो जानकारी दे दिया है कि उनको कम से कम ये जानकारी है कि मैं जिस कुर्सी पर बैठ रही हूँ उस कुर्सी का अधिकार क्या है। अगर मैं अपने अधिकार को नहीं समझ पाऊंगी तो जनता का जो अपना अधिकार है मैं उसको उसके अधिकार नहीं दिला सकता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यदि जनता स्वच्छ छवि के लोगों पर फोकस करेगी तो उसमें मैं नंबर 1 पर रहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे विनोद तिवारी जी को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सासाराम में बहुत दिनों से कार्यरत भी हैं, और इनकी पत्नी वंदना तिवारी डिप्टी मेयर के लिए नामांकित हैं और लगातार चुनाव में घूम रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि सासाराम नगर निकाय के चुनाव में जनता किन को मौका देती है। अपने चैनल से एक अपील भी हम ये करना चाहेंगे कि यदि नगर निगम को आप स्वच्छ सचमुच देखना चाहते हैं, सुंदर सचमुच देखना चाहते हैं, तो स्वच्छता से निष्पक्ष होकर मतदान कीजिए, छोटे मोटे लालचों में मत पड़िए। देखिए, आप यदि लालच में पड़ते हैं तो इससे बढ़ावा मिलता है उन कुप्रथाओं को, जो कि चुनाव में बेहद ही शर्मनाक होते हैं और बेहद ही गलत होते हैं लोकतंत्र के लिए, तो खास करके। तो आप जुड़े रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ हलचल है, कहाँ किस ओर लोगों का मिजाज बन रहा है, किन प्रत्याशियों का मिजाज बन रहा है, किन का क्या विजन है, सब कुछ स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से हम आप तक रखते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।